हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी आ जो आपका एक पोएम है, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन दी द्वारा रचित है। तो आज हम इस कविता का रसास्वादन के साथ साथ भावार्थ, व्याख्या सब कुछ समझेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। एक बार सस्वर वाचन के साथ पुनः हम आपको इसकी व्याख्या बताएंगे। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान एक बच्चे के प्रति लिखी गई कविता है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे के झरने लग पड़े से फालिका के फूल। बांस था के बबूल, बांस था के बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब हम बच्चों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके बाद इनकी जो एक और कविता है फसल, उसकी भी हम व्याख्या देखेंगे। तो कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की जो मनमोहक मुस्कान है, तो उस मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। क्या? उस मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हे बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का अर्थ क्या होता है? बच्चे के नए नए निकले दांत। दंतुरित का अर्थ क्या होता है? नए निकले दांत। ठीक है, नए निकले दांत यानी बच्चे के नए निकले दांतों को दंतुरित कहते हैं, दंतुरित मुस्कान। और वही बच्चे के नवीन दांतों से युक्त मुस्कान की बात की जा रही है। तो ये दंतुरित मुस्कान तुम्हारी मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक में भी डाल देगी जान मतलब मरे हुए व्यक्ति में भी। कवि कहता है अपने बालक से कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की जो शोभा है, ये जो तुम्हारी मनमोहक मुस्कान है, तो मरे व्यक्ति में भी क्या? मरे व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देगी, जान डाल देगी। ठीक है, फिर आगे कहता धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। गात का अर्थ क्या होता है बच्चों? गात का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, और धूलि धूसर मतलब धूल से लथपथ। ठीक है, लथपथ, धूल से लथपथ। धूलि धूसर यानी धूल में सना हुआ। तुम्हारे ये गात, तुम्हारे ये अंग, तुम्हारा ये शरीर, यानी तुम्हारी जो जिंदगी तुम्हारी जो मुस्कान है, उसको देखकर
हमारी जिंदगी खुशहाल हो उठती है, जीवन का हर एक निराशा आशा में बदल जाती है। और मतलब धूल धूसर तुम्हारी ये गात। आगे कवि कहता है कि धूल धूसर अर्थात तुम्हारे धूल से सने हुए इस गात का अर्थ होता है शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब जलजात का अर्थ क्या होता है? जलजात का अर्थ होता है कमल, जल का अर्थ होता है पानी और जात माने उत्पन्न, यानी जो पानी में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कमल कहते हैं। तो जलजात का सीधा सीधा अर्थ है कमल। ठीक है बच्चों, अब देखिए परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो अब वो कहते हैं मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी कुटिया मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और परस कर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात स्पर्श करके, परस करके तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी परस माने स्पर्श, परस का अर्थ क्या होता है? स्पर्श। ठीक है, परस का अर्थ होता है स्पर्श। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। अब कवि कहते हैं कि परस पाकर यानी तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया होगा। जो कठोर पत्थर है वो तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया होगा, यानी पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने भी जब किसी बच्चे का स्पर्श किया होगा तो वो पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़ करके बड़ा विनम्र बन गया होगा ना। देखो कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो और जब उसके पास बच्चा जाता है एक, तो कहीं ना कहीं उसका जो पत्थर हृदय होता है, कठोर हृदय होता है, वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है। तो परस कर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पा करके ही जो उसके प्राण हैं पिघल कर, उसके जो प्राण हैं अर्थात एक कठोर व्यक्ति के कठोरतम प्राण अर्थात कठोरतम हृदय जो है वो जल बन गया होगा, द्रवित हो गया होगा। कठिन पाषाण अर्थात कठोर पत्थर के समान जो उसका हृदय है वो भी गल करके एक पिघल करके जल बन गया होगा। और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे, और तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि अब देखिए छू गया तुमसे, तुम्हारा अगर स्पर्श किया होगा, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, बांस हो अथवा बबूल हो। बांस जानते हो, बांस एक लंबा लंबा होता है, बहुत ऊंचाई तक ये पेड़ फैलता है। ये बांस का पौधा जो होता है वो एक पेड़ बनकर के बहुत ऊंचे आसमान यूकेलिप्टस के समान लंबा लंबा पतला, जिसकी लाठी वगैरह बनती है। और बबूल जिसमें कांटे होते हैं, एक छोटा सा झाड़ी नुमा वृक्ष होता है, इसमें कांटे होते हैं। तो इस बबूल बड़ा कठोर माना जाता है, इसके फूल भी कठोर होते हैं। तो बांस था कि बबूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका। शेफालिका अर्थात शेफालिका एक ऐसा पुष्प होता है जो बहुत ही कोमल होता है। शेफालिका जो होता है, शेफालिका बहुत ही कोमल है ना, एक पौधे का नाम है जो बहुत ही कोमल होता है, उसका जो पुष्प होते हैं। तो तुमसे हे बालक, अगर तुमसे बांस या बबूल भी स्पर्श हो जाए तो वो भी कोमल शेफालिका के फूल उससे झरने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति के भी हृदय में नम्रता आ जाती है, लचीलापन आ जाता है। फिर आगे कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कभी बच्चे की मुस्कान देखकर उसको बड़ा मनमोहक मुस्कान उसकी लगती है। तो जब बच्चा पहली बार कहीं भी किसी को जब देखता है तो एक अजनबी की तरह उसको घूरता है, मतलब एक टक लगाए रहता है और अजनबी की तरह, मतलब जाना पहचाना नहीं है तो ऐसे उसको घूरता रहता है, एक टक देखता रहता है। तो कभी बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण जो है बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह तुम मुझे देख रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है एक टक, यानी कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। ठीक है, तो मतलब देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। हमें लगता है हे बालक तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम अजनबियों की तरह मुझको देखते ही रहोगे अनिमेष, बिना पलक झपकाए, है ना, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, थक गए हो। फिर कवि क्या कहता है कि ऐसे लगातार देखते रहने से तुम मुझे लगता है तुम थक गए हो। क्या थक गए हो? आंख लूं मैं फेर। कवि बातचीत बच्चे से कर रहा है
कि तुमने मुझे पहली बार देखा है और देखकर तुम मुझे टकटकी लगाए देखते रह गए हो, अर्थात तुम थक गए होगे, इसीलिए मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लूं। क्या मैं अपनी आंखें हटा लूं? कवि क्या कहता, क्या मैं अपनी आंखें हटा लूं तुम्हारी ओर से? फेर लूं मतलब हटा लूं या अलग कर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। फिर कवि उनसे कहते हैं, बालक से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। क्या हुआ मतलब कोई बात नहीं, यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित मतलब पहचानना, तुम पहचान नहीं पाए अगर पहली बार तो कोई बात नहीं। क्या हुआ यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। अगर तुम्हारी मां माध्यम नहीं बनी होती तो मैं न सकता देख, अर्थात मां के माध्यम से ही, मां की मेहनत के ही तुम नतीजे हो। यानी अगर मां ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में स्थान नहीं दिया होता तो मैं शायद तुमको नहीं देख पाता। ठीक है, मैं न पाता जान, और मैं तुमको जान नहीं पाता, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, तुम इस दुनिया में नहीं आते। मात्र तुम्हारी मां के माध्यम से ही तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है वो भी तुम्हारी मां की वजह से कायम है। यानी कि अगर तुम्हारी मां तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम नहीं करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हें देखकर नए नए निकले दांतों की ये दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। इसका सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त होता। अगली पंक्तियां देखिए कि धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। बहुत सुंदर अप्रतिम रचना है, अनुपम रचना है। मुझे तो पढ़कर आनंद आ जाता है कि धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। इस कविता के माध्यम से कवि एक बच्चे का अस्तित्व, एक मां का अस्तित्व, एक स्वयं का अस्तित्व, उस पर एक परिचय दे रहा है, उसका एक परिचय दे रहा है कि हम, तुम्हारी मां और तुम क्या हो। यानी माध्यम, मेन क्या है, मेन कौन है, मेन सब है या सबका अस्तित्व समान है या सबका अस्तित्व कम है या मां का ज्यादा है, वो बात इसमें क्लियर कर रहा है कवि। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है, कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। चिर प्रवासी, चिर का अर्थ होता है लंबे समय से। ठीक है, चिर का अर्थ होता है लंबे समय से, यानी बहुत दिनों के बाद। चिर प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है विदेश में रहने वाला, विदेशी, यानी प्रवास दूसरे देश में जाकर के रहना, विदेश में जाकर के रहना, विदेशी रहने वाला। ठीक है, विदेश में रहने वाला आप इसको कह सकते हैं चिर प्रवासी। प्रवासी मतलब दूसरे देश में निवास करे, कहीं से जाकर, उसको प्रवासी बोलते हैं। मैं इतर, इतर का अर्थ भी होता है अन्य। मैं इतर, इतर का मतलब दूसरा। इतर यानी एक अदर, जो आप अंग्रेजी का अदर शब्द लेते हैं उसी अदर के माध्यम को ही इतर कहते हैं। इतर को आप अदर समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो चिर प्रवासी हूं, लंबे समय से बाहर निवास करने वाला हूं। इतर और दूसरा हूं, मैं अन्य परायों की तरह हूं। यानी मैं तो सदैव से बाहर ही रहा हूं। कवि क्या कहता, मैं तो सदैव से बाहर रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। मैं एक अतिथि हूं, मतलब एक मेहमान हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय बालक, मैं तो एक अतिथि हूं, और हे प्रिय बालक, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है। क्योंकि जो बच्चे के पास रहता है, जो बच्चे की सेवा करता है, उसे गोद में खिलाता है, किलकारियां सुनता है, उसके सामने हंसता है, बच्चे को गुनगुनाता है, उसके साथ लोरियां सुनाता है, उससे बड़ा परिचित बालक का कोई नहीं हो सकता। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो अब स्वयं को कवि अतिथि बताता है, क्योंकि वो प्रवास से बहुत दिनों बाद आया है और बच्चा गोद में खेल रहा है। दंतुरित मुस्कान देखकर बड़ा मोहित हो जाता है। तो कहता है, अब मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि हूं और तुम्हारा क्या रहा, मुझसे तुम्हारा कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा, संपर्क भी नहीं रहा। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। अब आप कहेंगे मधुपर्क क्या है, मधुपर्क क्या है, तो घी। अब आप देखिए मधुपर्क का, आप कायदे से मधुपर्क का मीनिंग समझ लीजिए, इसके बाद मुझसे मत कहिएगा। मधुपर्क का अर्थ होता है घी, घी के साथ में। मधुपर्क का क्या होता है, घी, शहद, ठीक है, घी, शहद, दही जल और दूध, ये सब मिला करके बनाया जाने वाला एक पदार्थ
मधुपर्क कहलाता है, अर्थात मीठा पान कह सकते हो। बच्चे के लिए घी, शहद, दही, जल और दूध इत्यादि जो है मिलाकर बनाया जाने वाला जो भोजन होता है तो वो मधुपर्क कहलाता। तो कवि कहता उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपान कराती रही हैं, यानी मधुपर्क का पान कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार। अब कनखी का अर्थ क्या होता है? तिरछी दृष्टि, ठीक है, तिरछी दृष्टि। कनखी का अर्थ क्या होता है? तिरछी दृष्टि। तुम इधर तिरछी दृष्टि से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर छवि वाली। और देखते तुम इधर कनखी मार, कभी कहता है कि तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से मिल जाती हैं, जब तुम्हारी नजरें, अब मधुपर्क का एक अर्थ और होता है पंचामृत, ठीक है। मधुपर्क का मतलब पंचामृत, क्योंकि 5 चीजें मधुपर्क में मिलाकर के खिलाई जाती, तो पंचामृत कह सकते हो, या मधुपान कह सकते हो, या शहद दूध यानी बच्चे का भोज्य भी कह सकते हो। मधुपर्क का अर्थ होता है। तो मुझे लगती है बड़ी छविमान, देखते तुम इधर कनखी, जब तुम मुझे तिरछी दृष्टि से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार का मतलब होता है हमसे आंखें मिलना, आंखें मिलना, दो लोगों की आंखें मिलना आंखें चार कहलाती हैं। मतलब दो लोगों की नज़र से नज़र मिलना, दृष्टि से दृष्टि मिलना ही आंखें चार कहलाती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान, तब तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, मनभावन लगती है, प्रिय लगती है, मधुर लगती है। ठीक है बच्चों, अब अगली कविता आपकी आती है फसल। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर भी हम आगे लेकर के आएंगे। पहले आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारी के सारे पॉइंट्स यानी सीरियल से सारी कविताओं की व्याख्या, फिर गद्य के पाठों को पढ़ाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी व्याकरण के टॉपिक्स क्लियर होंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे हर एक पाठ के। दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप अरुणेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए। फसल कविता की व्याख्या देख लेते हैं। हमारी ये विशेषता है कि हम किसी भी वीडियो को कई पार्ट्स में नहीं बांटते हैं, हम किसी भी लेक्चर को कई पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, एक में ही देने की कोशिश करते हैं। और मैं लगभग सारे वीडियोस को, एक चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करता हूं, भले वो कितनी देर का ही न हो जाए। अब फसल देखिए, तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी का गुणधर्म। आइए देखते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। तो बच्चों, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है, दोनों का पारस्परिक सम्मिश्रण होता है। किसी एक के नहीं, किसी एक के काम करने से फसलें पैदा नहीं होती हैं, किसी एक के काम करने से कुछ नहीं हो सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बस केवल इतना कर सकता है कि वो भड़भूजे की आंख फोड़ सकता है, भाड़ में कूदा कूदा फिर सकता है, लेकिन वो भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि फसल को पैदा करने में केवल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू चला है। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू चला है, यानी कि फसल को पैदा करने में एक दो नदियां नहीं बल्कि अनेक नदियों का जल देकर उनको सिंचाई की जाती है। किसी पानी की संख्या नहीं होती है। और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़। ठीक है, एक लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी एक दो मनुष्यों का काम नहीं होता है एक फसल में, बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का जब परिश्रम मिलता है, मेहनत मिलती है, तो क्या होता है, तभी फसल पैदा होती है।
और एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। और एक दो खेतों के नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टियों का स्पर्श सम्मिश्रण होता है, स्पर्श गुणधर्म होता है, तब जाकर के फसल की पैदावार होती है। और फसल, फिर आगे कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि फसल क्या है? फसल क्या है? फसल क्या है? तो बताइए फसल क्या है? अब देखिए फसल क्या है कि अब पहले तो कवि ये बताता है कि फसल पैदा करने में ना तो एक खेत, ना एक मिट्टी, ना एक जल, ना एक आदमी, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सहयोग से फसल पैदा होती है। तो अब इस बात को स्पष्ट किया कवि ने कि मनुष्य और प्रकृति दोनों का ही सहयोग रहता है तब फसल पैदा होती। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि फसल क्या है? कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब फसल क्या है? एक ऐसे आम बात बोलचाल में फसल क्या है यार? फसल का कोई अस्तित्व नहीं होता। कवि ने यहां पर कहा कि फसल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फसल अपने आप नहीं पैदा होती है जब तक उसमें मनुष्य और प्रकृति, जब मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलते हैं तब जाकर के फसल का निर्माण होता है, फसल पैदा होती है। ठीक है, तो कभी प्रश्न चिन्ह उठाता है, कहता है कि फसल क्या है? अरे फसल का क्या अस्तित्व है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। अरे वह और कुछ नहीं है, उस पानी का जादू है जो नदियों द्वारा दिया गया है, यानी इससे फसल की सिंचाई हुई थी, बस उस नदियों के पानी का जादू है, फसल और कुछ नहीं है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी हाथों के करोड़ों लाखों मनुष्यों के द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है ये फसल। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो जो मिट्टी भूरी होती ना, मिट्टियों के प्रकार, संदली मतलब एक प्रकार की मिट्टी है, संदली भी मिट्टी का एक प्रकार होता है। भूरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, दोमट होती है, बलुई होती है, गांजर की मिट्टियां होती हैं। तो आप मिट्टियों के बारे में ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म एक फसल होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणों का रूपांतर अर्थात बदला हुआ रूप। रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप मतलब रूपांतर। तो सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की जो रेज होती हैं, उनके कारण पत्तियां भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते एक बार फसल बनती है लास्ट में। तो सूरज की किरणों का एक प्रकार से बदला हुआ रूप ही फसल में समाया हुआ होता है। सिमटा हुआ संकोच है वह हवा की थिरकन का। और एक फसल इसमें हवा का भी समान सहयोग मिला होता है, यानी इस प्रकार हम देखते हैं तो सबके सहयोग से ही खेतों में फसल लहलहाती है, फसल खड़ी होती है। हजारों हाथों के सहयोग से फसल खड़ी होती है, सूरज की रोशनी से फसल खड़ी होती है, प्रकृति और मनुष्य के दोनों के सम्मिश्रण से फसल खड़ी होती है, दोनों के सहयोग से। इसलिए बच्चों, फसल का अपना कोई अकेले अस्तित्व नहीं है, फसल हम सबके सहयोग से हजारों हाथों के परिश्रम का नतीजा है। आप एक बार दूसरा चैनल हमारा है बीए स्टडी क्लास, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रहे आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है www.gyansindhuclasses.com। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, और अबाउट सेक्शन में चैनल के जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वेबसाइट्स का, सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, हमारे बारे में भी जान सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।